बोर्ड चाहते हो? अब बताइए, व्हाट इज द माई फॉल्ट? वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पने की तैयारी है। जब पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, जब बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? अब सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी देश में जिस तरह से बड़ी खबरें आज आई। सबसे बड़ी खबर आज देश में यह आई कि यूसीसी लागू हो गया है। जी हां, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहां पर आज से यूसीसी लागू है। यानी उत्तराखंड में एक कानून है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसी के हिसाब से राज्य में सभी को उनका समान अधिकार मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि ऑल इंडिया यूसीसी कब होगा? उत्तराखंड में तो यूसीसी आ गया, पूरे देश में यूसीसी कब लगेगा? या फिर यूसीसी को लाने में कौन बाधाएं डाल रहा है, कौन सवाल खड़े कर रहा है, कौन देश में यूसीसी नहीं लाने दे रहा है? आज उस पर बात होगी। सरकार की क्या मंशा है, सरकार की क्या प्लानिंग है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं, यूसीसी समानता का कानून है, इक्वालिटी का कानून है, और एक असमानता वक्फ बोर्ड के जरिए चल रही है। इस देश में जिस तरह से वक्फ बोर्ड की असमानता साफ नजर आती है, उसी पर हमला महाकुंभ से हो रहा है। महाकुंभ में धर्म संसद से सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, और उस सनातन बोर्ड की मांग में सीधे यही कहा जा रहा है कि देश पर कब्जे का प्लान तो वक्फ ने बना लिया, अब हम भी अपने लिए सनातन बोर्ड चाहते हैं। ये देवकीनंदन महाराज की हुंकार आज कुंभ से आई। अब सवाल यह है कि देश में यूसीसी जैसा कानून जब समानता की बात करता है तो ना तो वक्फ की जरूरत है, ना सनातन बोर्ड की जरूरत है। लेकिन क्या देश के लोग ये मानेंगे? क्योंकि वक्फ है इसीलिए सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है क्या? आज महाभारत में इस पर भी बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि कुंभ से हुंकार हुई है, तो कुंभ में आज की जो तस्वीरें हैं वो दिखा देती हूं, क्योंकि इन पर भी सियासत बहुत हो रही है। कुंभ में आज जो तस्वीर आई, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और स्वामी रामदेव और अवधेशानंद गिरी के साथ वो पहुंचे, और वहां पहुंचकर उन्होंने आज संगम में स्नान किया है। तो गृह मंत्री की ये तस्वीरें आई और कांग्रेस का हमला भी आ गया, वो आगे आपको बताऊंगी। लेकिन ये तस्वीरें पहले गृह मंत्री अमित शाह की देख लीजिए, इन्हें फुल फ्रेम काटिए। गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें आई, उन्होंने स्नान किया है, ये तस्वीरें, और इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है कि गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलेंगे। इसी के साथ दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। आज दूसरी तस्वीर, जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं तो योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, और योगी आदित्यनाथ के साथ स्नान कौन कर रहा है, डुबकी कौन लगा रहा है? स्वामी रामदेव। ये तस्वीर देखिए, स्वामी रामदेव और योगी आदित्यनाथ एक साथ वहां पर डुबकी लगाते हुए। फुल फ्रेम काटिए। अब योगी आदित्यनाथ और स्वामी रामदेव वो गृह मंत्री के साथ ही पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगा चुके हैं, और आज उन्होंने वहां योग भी किया। यह तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ को स्वामी रामदेव हाथ पकड़कर वहां योग कराते हुए यह मुद्रा आई। तो इस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई। लेकिन संगम पर स्नान और उसके बाद स्वामी रामदेव के साथ ये योग की मुद्रा, इस पर जो हमले हो रहे हैं वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताना चाहती हूं कि देश में आज एक बड़ी शुरुआत हो गई। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, उत्तराखंड में लागू हो गया है। यह समानता का कानून है, और समानता के कानून में आज से क्या क्या होगा उत्तराखंड में वो जान लीजिए। शादियों का रजिस्ट्रेशन अब करवाना जरूरी होगा, इसके बाद मान्य नहीं मानी जाएगी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है। बहु विवाह अब आप नहीं कर सकते, उस पर रोक लग गई है यूसीसी में। उत्तराखंड के अंदर 18 साल से जो छोटी लड़कियां हैं उनका विवाह अपराध है, यानी कि कानूनन अपराध। अगर 18 साल से छोटी बच्ची का आपने विवाह कर दिया, लिव इन रिश्ता है, तो उसकी घोषणा भी अनिवार्य है और उसका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। ये आज से यूसीसी के तहत उत्तराखंड में हो चुका है। बेटा बेटी को संपत्ति में समान अधिकार मिल रहा है, ये भी हो गया है।
जैविक संतान को संपत्ति का उत्तराधिकारी आप मानेंगे, यह भी कहा गया इसमें। ये सब कानून समान है हर धर्म के लोगों के लिए। सरोगेसी और गोद ली संतान को भी बराबर अधिकार है आपकी संपत्ति में, यानी आप उनका हक नहीं मार सकते हैं। और तलाक के लिए यानी डिवोर्स के लिए एक समान नियम है, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं। पर्सनल लॉ के नियम अब उत्तराखंड में लागू नहीं होंगे, यानी एक कानून, एक समान कानून, यूसीसी का कानून। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, क्योंकि यूसीसी आया है, समानता का कानून है, इसीलिए क्या वक्फ में घबराहट है? क्योंकि वक्फ पर बार बार आरोप ये कि एक तरह की असमानता है, वक्फ को जो अधिकार है वो बाकी धर्मों को क्यों नहीं? इसीलिए आज पूछ रहे हैं कि क्या यूसीसी के आने से वक्फ बोर्ड में घबराहट है? ये रिपोर्ट मैंने देख लीजिए। देश में यूसीसी लागू हो गया है। उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू है। यूसीसी सब धर्मों को समान अधिकार देता है। देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य बन गया है देश की आजादी के बाद से, जहां रहने वाले सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी पंथ के लोग, अब सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। और आज ही के दिन महाकुंभ से असमानता पर धर्म संसद में हुंकार भरी गई। महाकुंभ की धरती से सनातन बोर्ड के लिए शंखनाद हो रहा है और वक्फ जैसी असमानता पर प्रहार किया जा रहा है। भारत को भी धीरे धीरे कब जाने का षड्यंत्र वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। जब पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, जब बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? 15 मिनट का चैलेंज हमको दे रहे थे। 15 मिनट। माय डियर, ये भी अरमान पूरे करके देख लो, अगर देखना चाहते हो तो। धर्म संसद में करीब 5000 साधु संत और भक्त मौजूद रहे। जगत गुरु श्रीजी महाराज, जगत गुरु विद्या भास्कर, जगत गुरु वल्लभाचार्य, चिन्मयानंद बापू, साध्वी प्राची, महंत राजूदास, साध्वी सरस्वती, जगत गुरु सूर्याचार्य आदि मौजूद रहे। देश में सनातन बोर्ड की मांग इसीलिए की जा रही है क्योंकि वक्फ के जरिए जमीन पर कब्जे का खतरा साफ नजर आता है। जब देश में यूसीसी जैसा समानता का कानून होगा तो ना वक्फ का कब्जा होगा और ना ही सनातन बोर्ड की जरूरत होगी। लेकिन फिर भी वक्फ कानून को लेकर जेपीसी में हंगामा जारी रहा। आज इसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे, उसमें 14 कागज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार। लगातार आप मीटिंग करे जा रहे हैं। आज तक के इतिहास में जेपीसी की इतनी मीटिंग किसी की नहीं हुई कि आपका 36 मीटिंग आपने 3-4 महीने के अंदर 36 मीटिंग कर दी। आपको इतनी जल्दी क्या थी? और ये सारी चीजें आप रौंदना चाहते हैं, सत्ता के बल में, ताकत के बल पर रौंदना चाहते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले मारपीट तक की नौबत आ गई थी। 2 दिन पहले भी विपक्ष के 10 सांसद हंगामे करने के कारण बाहर किए गए थे। अब वक्फ को लेकर जेपीसी की अगली बैठक 29 जनवरी को होगी। लेकिन सवाल यह है कि वक्फ देश में असमानता लाता है तो उसकी मनमानी पर रोक क्यों ना लगे, और अगर यूसीसी में समानता की बात है तो उसे पूरे देश में लागू क्यों ना किया जाए। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीज खान साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ वकील रुद्र विक्रम सिंह हैं, एडवोकेट। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले तुहिन जी आपके साथ कर रही हूँ, अजीज खान साहब आपके साथ कर रही हूँ। अजीज साहब, बहुत दिनों बाद आए आप महाभारत में, तो इतने दिन के जो आप गायब रहे हैं उसका आज पूरा जो है फैसला यहाँ पर होगा। पहले तो ये बताइए कि जो यूसीसी, आप तुहिन जी और अजीज खान साहब को ले लीजिए जरा स्क्रीन पर, मैं उनसे शुरुआत कर रही हूँ डिबेट की। मुझे ये बताइए अजीज खान साहब, आज आ गया है यूसीसी, इस उत्तराखंड में लागू हो चुका है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कल आपके नेता ने जाके डुबकी भी लगा दी है, पुण्य भी प्राप्त कर लिया है। आज
अमित शाह जी भी वहां गए हैं, बहुत सारी खबरें आई। मुझे बात तो आपसे बहुत सारी खबरों पर करनी है, लेकिन यूसीसी आज लागू हो गया उत्तराखंड में। ये बताइए कि पूरे देश में अगर लागू होगा तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि ये समानता वाला कानून है, और क्योंकि एक असमानता हमने देखी है वक्फ के जरिए भी, इसी वजह से ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर समान कानून होगा तो ना वक्फ वाली डिबेट होगी, ना सनातन बोर्ड वाली डिबेट होगी। देखिए सुचरिता जी, धन्यवाद। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ। पहले तो ये कहा जा रहा है कि साहब यूसीसी लागू हो गया, जो कि फर्स्ट स्टेट है। मैं कह रहा हूं कि गोवा में भी लागू है और पहले से लागू है। हाँ। कई सारी चीजें हैं, वहां पर मतभेद है। और एक बात आपने जिक्र किया, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहां पर यूनिफॉर्मिटी होती है वह डिफॉर्म की बात तो होनी नहीं चाहिए। अब आप खुद देखें ना कि इसी यूसीसी को लागू किया गया और ये कहा जा रहा है साहब कि आदिवासियों को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उन पर ये लागू नहीं है। फिर यूसीसी कहां रह गया? आप देखिए हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल प्रोविजन है 371 आर्टिकल। हाँ। आखिर स्पेशल प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि यूसीसी फिर नहीं रह गया। लेकिन इन सब मुद्दों पे हम बाद में जाएंगे। पहले तो ये जो प्रोविजन है, ये एक स्टेट में लागू करने के बजाय पहले तो इसको राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहिए मोदी जी को, और बाकायदा इसका ड्राफ्ट तैयार होता, उसमें तमाम कमियां जो पूरे, चूंकि ये मुल्क जो है ये कई सारे धर्म, मजहब और कई सारे कल्चर से बना हुआ है। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग चीजों को मानते हैं, और उनको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उनको मैनेज नहीं करेंगे, ये एक ड्राफ्ट लाना चाहिए और सभी बुद्धिजीवियों से बैठकर इस पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि ये जो आर्टिकल 44 है, मैं बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने उस वक्त इसको लागू क्यों नहीं किया? चाहते तो उसी वक्त लागू कर लेते, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है। क्यों नहीं लागू किया? क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें उन्होंने सोचा होगा, और उन्होंने एक कोटेशन भी लिखा था, बाकायदे एक टैगलाइन दिया था कि अगर कोई भी सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, खासतौर से आर्टिकल 44 को बगैर सर्वसम्मति के लागू करती है तो वो सरकार का पागलपन होगा। किसी आपस में किसी से बहस नहीं, कहीं कोई बात नहीं, एक स्टेट में आप एक सिगुफा खड़ा कर देते हैं। साहब आपको आ रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहस होनी चाहिए। बिल्कुल लागू करिए, लेकिन आपके क्लास क्या होंगे? क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं वहां मल्टीकल्चर है। आप देखिए ना कि साउथ में, आप देखिए कि साउथ में एक औरत कई शादी कर सकती है, लेकिन आप नॉर्थ में आ जाइए, कई कनेक्शन देखा जाता, 5 जनरेशन का कनेक्शन देखा जाता है, और उसके बाद शादी नहीं हो सकती। देखिए ये मुझे लगता है यूसीसी का जब ड्राफ्ट बन रहा था, जब डिस्कशंस हो रहे थे, तब भी हमने कई बार डिबेट्स की है। मेरा सवाल ये, आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश में लागू करिए, डिस्कशन करिए और पूरे देश में लागू करिए। सवाल यही है, आज ये कहा जा रहा है क्योंकि जो नियम है यूसीसी में क्या कुछ बदला है, जरा उसे भी स्क्रीन पर डालिए चेतन, क्योंकि तुहिन जी अब सवाल यह है कि पूरे देश में क्यों नहीं, सिर्फ उत्तराखंड में क्यों? उसके लिए क्या किया जाएगा? क्या एक समानता वाला कानून है तो दिक्कत होनी चाहिए? वो कह रहे हैं बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, आपने आदिवासियों को छोड़ दिया, लेकिन आप लोग जानबूझकर यूसीसी लाते हैं कि मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है उसे खत्म कर दें। नमस्ते सुचारिता जी, सबको नमस्ते। देखिए यूसीसी हमारे लिए एक वैचारिक प्रतिबद्धता है, और जिस प्रकार से हमने आर्टिकल 370 को हटाया, जिस प्रकार से हमने सीएए लाया, उसी प्रकार से एक दिन पूरे भारत में यूसीसी भी आएगा। इसलिए तारीख कब बताओगे पूछना मेरे ख्याल से सबको बंद कर देना चाहिए। हम जब करते हैं तो बहुत बुलंदी के साथ काम करते हैं। हाँ, यहाँ जो है रास्ता थोड़ा अलग है। यहाँ चूंकि बहुत सारे जो है मतभेद हैं और कुछ जबरदस्ती मतभेद पैदा किए जा रहे हैं, हमने तय किया है कि जिन राज्यों में हमारी सरकार है वो राज्य सरकारें इसमें पहल लेगी, और धीरे धीरे एक सर्वसम्मति कायम होगा। जब अगर 10-12 राज्यों में ये लागू हो जाता है तो स्वयं आप देखेंगे कि एक राय, एक समान सोच जो है यूसीसी के पक्ष में पूरे देश में उभर कर सामने आएगा। तो ये अंतर है यहाँ पर। और ये केवल और केवल देखिए प्राथमिक तौर पर ये इक्वालिटी हमें आर्टिकल 15 द्वारा दिया गया है, वो कई बार जो है इन पर्सनल लॉज के कारण बाधित होता है। चाइल्ड मैरिज पर आज भी पूरी तरह से अंकुश नहीं लगाया जा पाया है। ये बहुत अहम बातें हैं जो यूसीसी में, जिसका निदान
जिसका निदान है। तो मुझे नहीं पता क्यों इनको इतनी आपत्ति है यूसीसी से। अभी ये कुछ अजीब बातें कर रहे थे कि दक्षिण में महिलाएं अनेक शादी कर सकती है। अगर मैंने गलत नहीं सुना हो तो ये तो बड़ी विचित्र बातें कर रहे हैं केवल यूसीसी को रोकने के लिए, क्योंकि इनकी वोट बैंक उससे आहत होगी। अब ये तरह तरह की बातें, तरह तरह की आप अपना प्लान बताइए समाज के बारे में। आप अपना प्लान बताइए। देखिए, आज देश के लिए बड़ी खबर है कि एक राज्य उत्तराखंड ने पूरी तरह से यूसीसी लागू कर दिया है। क्या ये पूरे देश के लिए प्लान एक बन रहा है? मुझे ये बताइए, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इस बात में है। उत्तराखंड के बाद अगला राज्य कौन सा है? गुजरात होगा। गोवा ने पहल ले चुका है, गोवा इसमें पहल ले चुकी है। अगला राज्य गोवा होगा और इसके बाद जितनी भी भाजपा की राज्य सरकारें हैं, मेरे ख्याल से वो सब इस पर मंथन शुरू कर चुकी हैं और आज नहीं तो कल यूसीसी हमारी राज्यों में आना शुरू हो जाएगा। आपने कहा सभी राज्य जो बीजेपी शासित है। अब मैं यूसीसी पर बात कर रही हूं। आज बड़ी खबर धर्म संसद से भी आई है जवाद साहब, क्योंकि वहां पर ये कहा गया और उस धर्म संसद के अंदर ये कहा गया कि एक सनातन बोर्ड जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के अंदर वक्फ जमीन संपत्ति सारी हड़प रहा है और ऐसे चलता रहा तो पूरे देश पर कब्जा कर लेगा। अब मेरा सीधा सवाल ये है, समानता वाला कानून जिसमें सबके बराबर हक हो, सबको बराबर अधिकार हो, तो फिर शायद उस तरह की कोई सवाल उठेगा नहीं जो अभी उठता है वक्फ को लेकर भी। वो भी इसीलिए सीमित करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वहां असीमित अधिकार है। किसी भी धर्म में या फिर किसी भी तरह का कोई कानून जो असीमित शक्तियां देता हो उसको खत्म करने की बात। जी सुचारिता जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है, झूठ की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है, तो इसी तरीके के प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। उदाहरण आपको बता दूं, जिस यूसीसी की बात करी जा रही है वो यूसीसी है ही नहीं। आप कह रहे हैं इतना अच्छा कानून है तो उसने आपने ट्राइब्स को क्यों बाहर निकाल दिया? उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना। संविधान पढ़िए। नहीं, अब मैं आ रहा हूँ अभी, नहीं मैं आ रहा हूँ ना सर। अच्छा, उनके लिए स्पेशल पावर है, फिर वो यूनिफॉर्म आपके लिए बताइए कौन सा स्पेशल? दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि वो उनके बिल्कुल स्पेशल पावर है। स्पेशल पावर अलग से किया गया है। अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे। यूनिफॉर्मिटी मुझे बता दिए का मतलब मैं बताता हूँ। आर्टिकल 30 है माइनॉरिटी का। अच्छा मुमताज जी, एक मिनट पहले वो रख लें अपनी बात। हाँ, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकार आप कह रहे हैं, अभी टोइन सिन्हा साहब बहुत बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं। नीतीश कुमार से भी पूछ लीजिए और चंद्रबाबू नायडू जी पूछ लीजिए, वहां जाकर के ऐलान करिए। आप जाकर के बिहार के अंदर, मैं आ रहा हूँ, सब सरकारें हैं ना वहां पे, सब्र करिए, वहां जाके पूछ लीजिए, जल्द से जल्द पूछें और वहां जाकर के अमित शाह साहब ऐलान करें कि हम बिहार के अंदर भी यूसीसी लागू करेंगे। हम बाहर जगह जहां उनकी कोalition की सरकार है, अजीत दादा पवार से भी एक बार पूछ लीजिए कि वो इसका समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनको छोड़ दीजिए ना, अब उनसे तो हम नीतीश कुमार से नहीं पूछ सकते, आपसे तो पूछ सकते हैं ना कि आप क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। आप अपना विरोध बताइए। अरे भाई, एनडीए के जो घटक दल हैं वही विरोध कर रहे हैं, पूछ लीजिए आप। चंद्रबाबू नायडू ने तो बाकायदा अपना एक रुकन भेजा था इसके अंदर कि भाई यूसीसी के ऊपर और उसके बाद वक्फ बोर्ड का जो बिल लेकर है उसके दोनों विरोध में वो है। यहाँ पर भटकाने की, इधर उधर बलगलाने की और देश के साथ छल कपट, जो 2000 का नोट चला करके अपनी सरकार नहीं चला पाई, वो सरकार यूसीसी का कानून लेकर के देश चलाने की बात कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो नहीं था आपकी, कोई राजनीतिक दल ज्वाइन कर रहे हैं आप? नहीं करूंगा तो बाकायदा बुलंद आवाज़ें बुलंद करूंगा। इस तरह से आप बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी राजनीतिक दल को आप शुरुआत करने वाले। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कानून सही नहीं है यूसीसी का। उन्होंने कहा कि वक्फ के खिलाफ है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, यानी कि वो पूरी तरह से, चाहे वो वक्फ हो चाहे वो यूसीसी हो, दोनों के में बदलाव के खिलाफ। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर इस कानून में गलत क्या है। यूसीसी के बारे में भी कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनको 15 साल की लड़की से शादी करनी है, जो कि हमारे पॉक्सो एक्ट के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। एक मोरलिटी की हम बात करें तब भी 18 साल से कम की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते, लेकिन इनके धर्म के अकॉर्डिंग आप 14-15 साल की लड़की से शादी कर सकते हैं। अब ये कानून बन गया है, ये मेरे दर्शक समझ लें, 18 साल से कम उम्र की अगर बच्ची की शादी होगी तो फिर वो गैर कानूनी होगा, सुनो ना मेरी बात। उसके बाद अगर इनके घर की पत्नियां जो है, अगर उनको पति छोड़ देता है, वो बेचारी मेंटेनेंस फाइल नहीं कर सकती क्योंकि कोई कानून नहीं है।
डाइवोर्स वो बेचारी ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है? अरे आप बताइए ना, बहुत सी औरतें ऐसी हैं, एक पॉइंट बोला, गुजरात में भी है बहुत सी भाई साहब, ऐसी एक पॉइंट आप और लोग छोड़ करके चले गए ना, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जो लेकर के अच्छा ठीक है वो कानून पर बात करें, कानून पर बात करें, कानून पर बात करें। मैं एक पॉइंट गिना रहा हूं, आप बताइए आपके धर्म के अकॉर्डिंग 14-15 साल के लड़के धर्म से चलाना चाहिए संविधान से? एज आप ये तो संविधान से, संविधान के हिसाब से ही सही है, वरना कि उसकी क्या जरूरत है? अंदर जो अरे मैं आपसे एक पॉइंट डिबेट मिलती है, एक पॉइंट पूछो बाहर छोड़। अच्छा वो एक पॉइंट पूछ रहे, वो कह रहे जो पॉइंट यूसीसी में है उसके खिलाफ है। आप नहीं, धर्म में एज ऑफ प्यूबर्टी मतलब 14-15 साल की एज में बच्चियों से शादी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते? आप ये बताइए। वो आप बोल दीजिए नहीं कर सकते। नहीं, वो उसका कानून जो संविधान के अकॉर्डिंग। नहीं वो एक सवाल पूछ रहे हैं, जवाब साहब यू आंसर दैट ना। पता होना चाहिए ना कि आखिर क्या गलत है। बालिग लड़के और मर्द को, बालिग की एज हिंदुस्तान में क्या है? एज हिंदुस्तान के अवाम के अंदर कितनी रखी हुई है? कानून के अंदर कितनी है? अरे आप बताइए, आप कानून उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने कहा कि क्या ये होता है, क्या ये हो रहा है कि 14-15 साल की लड़कियों को सिर्फ मुसलमानों में हो रहा है? जिसमें भी हो रहा है गलत है, जिसमें भी हो रहा है गलत है। हिंदू कर लेगा, आप उठा करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा हिंदुओं में हो रहा है। अगर सबसे ज्यादा हिंदुओं में हो रहा है, ठीक है। अरे ये हिंदुओं में सबसे ज्यादा है, तलाक का रेशियो उठा लीजिए, सबसे ज्यादा है। बातें नहीं कर रहा अरे आप हमारे ऊपर इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। शादी आप करते हैं नहीं करते? अरे कहाँ हो रही है सबसे ज्यादा? अरे सबसे ज्यादा हिंदुओं में हो रही है। हिंदुओं में कौन? अरे सबसे ज्यादा हो रही चाइल्ड मैरिज, सबसे ज्यादा हिंदुओं में। आप उठा करके देख लीजिए, आपको एक बार ज्यादा हो रही है हिंदुओं में, उसमें बात नहीं करेंगे। मुसलमानों में यूं होता है और मुसलमान यूं करता है। जवाब साहब अगर हिंदुओं में हो रही है तो वो भी गलत है ना, वो तो यहाँ पर खुलकर बोल रहे हैं, कैसे होगी? हाँ तो कितने लोगों को अभी अगर बताओ, कोई एक नाम बता दो जो नहीं होगा। एक सेकंड अगर आप पहले FIR करो, जेल चला जाएगा। सीधी बात यही है, सरकार को कार्रवाई करना पड़ेगी, हम जेल के अंदर। सीधी बात यही है कि अब हिंदू हो या मुसलमान, अगर आप अपनी बच्ची की शादी 18 से पहले कर रहे हैं तो वो इलीगल है, आप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा, आप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। फिर आप ये नहीं कह सकते हैं, फिर आप ये नहीं कह सकते कि शरीयत के हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं है। मुमताज फिर ये कह पाएंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो ये बात कह रहे हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई 25 साल की हुई, और जिनसे शादी की जनाब खदीजा, उनकी उम्र 40 साल थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ फर्ज नहीं है 14-15 साल ये सब कोई अब वो लाजमी नहीं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, अरे रुक जाइए ना, एक मिनट, अरे मैं बताऊंगा, अरे रुक जाइए ना, अरे गिनवाने लगे तो मैं भी गिनवा दूंगा, फिर कितने साल की मैं भी गिनवा दूंगा। अभी कितने मिर्ची लग जाएगी? अभी मिर्ची मुझे नहीं लगेगी, बिल्कुल लग जाएगी। शादी करी तो मुझे बोल लेने दीजिए ना। नहीं, आप शरीयत सुनना चाहते हो ना, तो फर्ज नहीं है कि 14-15 साल, लेकिन आप साइंटिफिक बताइए लड़की बालिग कब होती है? ये तो हमारी सुविधा के अनुसार बना दिया ना। 18 साल 21 साल हर सुविधा के अनुसार है। अच्छा, कहाँ लिखा है? सुविधा के अनुसार है। किस बेद में लिखा है? किस पुराण में लिखा है? 18 साल सुविधा के अनुसार लिखा है, हमारे संविधान में। तो वही संविधान ना, संविधान सुविधा के अनुसार बनता है हर मुल्क का। वाह, सुविधा कमाल हो गया। संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया ना संविधान। मुमताज जी ये कोई आसमानी किताब तो नहीं है। ठीक है मुमताज जी, एक सेकंड रुकिए। नहीं तो जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, एक मिनट मालूम, अरे सुचारिता, मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना, ये क्या पूछ रहे हैं? बड़बड़ कर रहे हैं। क्या गलत मैंने कहा? भाषा सही से नहीं, बड़बड़ नहीं कर रहे हो, भाषा क्यों रहे हो? नहीं, भाषा सही, तो आप बात सुनिए ना, बात करो। नहीं, बड़बड़ करना क्या होता है? रुकिए रुद्र जी, मुमताज जी, लेट मी गो टू अजीज खान साहब एंड तुहिन जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। मुझे लगता है कि ये डिस्कशन बहुत जरूरी है। हम अगर यहाँ बैठकर 6 लोग भी अगर डिस्कशन में एक आम राय नहीं बना सकते, तो सोचिए देश में इतने करोड़ लोगों के बीच आम राय कैसे बनेगी? तुहिन जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, और वो आम राय बनाने के लिए क्या कोशिश होगी, वो जरूरी है कि नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बोलिए। सबसे पहले तो आपको आपकी सोच बदलनी होगी, आपको मानना पड़ेगा कि यूसीसी जरूरी है। और क्यों जरूरी है? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है आज हर समुदाय पर लागू नहीं हो सकता है, और एक समुदाय की बच्चियां जो है आज पीड़ित है, प्रताड़ित है उस वजह से। आज एक समुदाय में पॉलीगैमी जो है इतना व्याप्त है कि वहां घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, डिसफंक्शनल सोसाइटी की ओर हम बढ़ रहे हैं। उस कारणवश, तो इस कारणवश यूसीसी आवश्यक है। हाँ, आपकी जो रिजर्वेशंस हैं आप उसको कन्वे करिए। देखिए, दूसरी बात जो हमें हमेशा ये आरोप लगता है कि ड्राइवर्स को क्यों इससे मुक्त रखा जा रहा है, मैं आपको बता दूं शेड्यूल 5
और शेड्यूल 6 आप पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें विशेष प्रावधान लिखे गए हैं ट्राइबल एरियाज के संचालन के लिए, ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और उस तहत उनको ये रियायत दी गई है। ये रियायत किसी भी धर्म के आधार पर नहीं दी जा सकती, ये केवल ट्राइबल्स को, जो कि ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द लैंड माने जाते हैं, अब ये सुन लीजिए अजीज खान साहब, ये रियायत, अजीज खान साहब ये सुन लीजिए जो वो बात कह रहे हैं, आप समझिए। ठीक है अजीज साहब, देखिए मेरे सवाल दो हैं। एक तरफ यूसीसी की खबर आई है, दूसरी तरफ जो वक्फ बोर्ड है उसे लेकर आज फिर जेपीसी में हंगामा हुआ है, रोज हंगामा हो रहा है। यानी ये बड़ा सियासी सा मुद्दा लग रहा है। एक कोशिश हो रही है जेपीसी के जरिए वक्फ में सुधार की। यही वजह है कि महाकुंभ से सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। आप ये सोचिए, जब समानता होती है तब अलग अलग डिमांड्स नहीं होती हैं। जब एक धड़े को लगता है कि एक असमानता है, वो वक्फ के रूप में भी असमानता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई अगर ये जमीन हड़प रहे हैं, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे इतने मंदिर है लेकिन हमारे पास कोई जमीन नहीं है, एक बोर्ड बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि असमानता है। जी देखिए सुचरिता जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैं तुहिन जी को सुन रहा था, इसमें हल्ला करने से फायदा नहीं, हम लोग डिस्कस कर ले। हाँ। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वाकई में अच्छा है अगर यूसीसी अच्छा है, बीजेपी लगातार कह रही है, और इसमें बहुत फायदा है। इसमें हिंदू भाइयों का भी फायदा और मुसलमानों का बहुत फायदा है। लेकिन इनका कहना है कि मुसलमानों का ज्यादा फायदा है। देखिए मुसलमानों का फायदा इन्होंने हिजाब में करा दिया, इन्होंने तलाक में करा दिया। देखिए ये शादी में करने जा रहे हैं, ये बहुविवाह को रोक रहे हैं, ये लिव इन रिलेशन को रोक रहे हैं, ये 18 साल से कम जिनकी शादी हो रही है उसको रोक रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूं कि सारा काम आप मुसलमानों के हित की करेंगे, आप हिंदू के हित की नहीं करेंगे क्या? मैं जानना चाह रहा हूं, आप हिंदू विरोधी है क्या? सारा काम मुसलमानों के लिए करेंगे। एक बात आप देखिए, आपके खाने के जात और खाने के रुद्र जी बोलना चाह रहे हैं, मैं एक लागू है यहाँ पर मैं हिंदू मुसलमान कहना चाहूंगा। हिंदुओं के लिए कोडिफाइड लॉ ऑलरेडी 1947 बाहर से अजीज खान साहब बाहर से थोड़ा सा उन्हें बोल लीजिए। हाँ हाँ अच्छा, अरे भाई वाला कानून, अरे पुराना अजीज साहब बोलिए, अली साहब वो थोड़ा बाहर से ना सर, इसमें थोड़ी दिक्कत है। बैठा लिया भाई, एक मिनट इनको रोकिए पहले आप। अरे बोल दिया सर, बोल दिया, आप बोले कंप्लीट करें, उसके बाद ये जम के बोले जितना बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए सुचरिता जी, देखिए मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, आपसे बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये वाकई में अच्छा है तो ये कह रहे जहां जहां मेरी सरकारें होंगी वहां लागू होगी। इनकी सरकार तो केंद्र में, ये पूरे देश में सरकार है इनकी, फिर वहां से शुरुआत क्यों नहीं किया? वहां पर बहस क्यों नहीं किया? खुला बहस तमाम हिंदू, तमाम जो हमारे साधु महात्मा हैं उनको क्यों नहीं बैठाया गया? जो मुसलमान बुद्धिजीवी हैं उनको क्यों नहीं बैठाया गया? तमाम राजनीतिक पार्टियां, उनसे बहस क्यों नहीं की गई? तमाम, चूंकि ये देश जो है वो मल्टी कल्चर का है, अलग अलग तरीके के लोग रह रहे। एक बात, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कहना चाह रहा हूं। आज तलाक का रेशियो देखिए ना, कहां पर किस कम्युनिटी में ज्यादा है, लिव इन रिलेशन कहां पर हो रहा है ना, खुलकर बोलिए ना भाई। 18 साल की बात हो रही है, किस कम्युनिटी में? क्या आ रहा हूं ना, क्या एक खास कम्युनिटी में, अरे भाई बोलने दीजिए ना, क्या एक खास कम्युनिटी में 18 साल से कम्युनिटी का नाम लेने से क्यों पीछे हटते हैं? आप खुलकर बोला करिए, आप लोग राजनेता हैं। बहु विवाह, अरे सुनिए ना, क्या बहु विवाह, अरे भाई सुनिए ना, क्या बहु विवाह खाली मुसलमान में हो रहा है? आप आइए, मेरे तमाम मित्र हैं, मैं दिखाऊं कितनी शादी। तो सर हिंदुओं में भी हो रहा है, क्रिश्चियन में भी हो रहा है, तो गलत है ना सर? गलत है ना, गलत को गलत ही कहेंगे ना। आप ये कहेंगे अच्छा गलत नहीं है बहु विवाह, कल्चर का हिस्सा है। अच्छा बहु विवाह कल्चर का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा क्या करेंगे आप? कल्चर का हिस्सा है। आप अगर हिमाचल, एक सेकंड रुक जाइए, किसके कल्चर का हिस्सा है? बहुत सी जगह, बहुत सी जगह नहीं, किसके कल्चर का हिस्सा? आपने कहा कल्चर का हिस्सा है। हाँ, बहुत सी कल्चर का हिस्सा। कौन सी कम्युनिटीज बताइए ना? जैसी ट्राइब्स की हैं। आप तो वो तो कह रहे हो, तो प्रोटेक्टेड है ना। अच्छा, वो प्रोटेक्टेड है, इतना अच्छा सिविल यूनिफॉर्म है, उनको प्रोटेक्शन है, उनको फायदा नहीं मिलेगा। आप आदिवासियों से कंपटीशन करेंगे? अरे क्यों? आदिवासियों से कंपटीशन नागरिक नहीं है वो इस देश, नहीं आप उनसे नागरिक समान नहीं होंगे। बाकियों से कर लीजिए, अरे बाकी इन्हीं से कह रहा हूँ कि नागरिक कर लीजिए, उनको नहीं है राइट, आपको भी राइट नहीं है, बस सिंपल बात खत्म हो जाएगी बात। अब मेरा सवाल का जवाब क्यों नहीं करना? आपको गलत चीजों में कंपटीशन क्यों करना? अच्छा, बहुत सी कम्युनिटी के अंदर पॉलीगैमी है, फीमेल, हमें भी करनी है पॉलीगैमी के अंदर फीमेल, हमें भी करनी है। हिमाचल के अंदर एक औरत, बताओ ना, एक औरत 4 लोगों से शादी होती है, रिलेशन बनाती है, क्या करें? सही है वो। अरे आपको डिसाइड करना, यही हमारे देश की खूबसूरती है। साउथ में चले जाएंगे, मामा और भांजी शादी करती है, प्रॉपर्टी के अंदर उनका अलग ही कल्चर है। सुनिए मेरी बात, वो पॉलीगमी की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति 4 लोगों से शादी ना कर ले,
3 लोगों से शादी ना कर ले। अच्छा, अगर मेरा आपने तो ये भी कहा ना कि हिंदुओं में भी कई जगह ऐसा हो रहा है, कह रहे हैं तो वो भी गलत है। तो मेरा मतलब ये आप कैसे कह देंगे पॉलीगमी को अच्छा गोवा के अंदर गोवा के अंदर रुद्र जी बोलना नहीं, पॉलीगमी भी इस देश का एक हिस्सा है। बोलिए रुद्र जी बोलिए। गलत है, पहले मेरी बात सुनो, पहले बोलिए पॉलीगमी वहाँ हो रही है, हिमाचल के अंदर हो रही है, अगर कोई इसके अंदर औरतें कर रही वो गलत है भाई। पहले हाँ या ना बताइए। सुनने की तो थोड़ा आपने तो जवाब दिया नहीं हाँ ना। अच्छा ये वकील है तो घुमाएंगे। सुनिए देखिए फंसे हुए खुद हैं। मेरी बात सुनो, अगर कोई हिंदू पॉलीगेमी करता है, एक पत्नी से ज्यादा दूसरी शादी करता है, तो वो शादी इनवैलिड है, वो शादी उसकी वैलिड हो ही नहीं सकती। लेकिन ये 4 कर ले, 5 कर ले, 6 कर ले, वो शादी आप हमारे घर में क्यों घुसाएंगे? अरे घर में आपके अकॉर्डिंग क्यों? हम आपकी महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे आप पहले महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने वाले लोग कहाँ जाकर बिल्किस बानो को कर लीजिए। बिल्किस बानो को किसने जकिया जाफरी को प्रोटेक्शन दे नहीं पाए। अरे बिल्किस बानो को प्रोटेक्शन दे नहीं पाए। जकिया जाफरी दर दर धक्के खा रही, उनको प्रोटेक्शन दे नहीं पाए। मुसलमान औरतों की फिक्र हो गई आपको। चलिए आरक्षण के ऊपर क्या जवाब है आपका बताइए के अंदर। लेट हिम स्पीक, डोंट हाईजैक। देखिए बोलिए, पहली बात जो ये लोग बात कर रहे थे कि पॉलीगेमी की, हिंदुओं में अगर कोई भी शादी करता है, अगर एक से ज्यादा कोई भी पत्नी रखता है तो वो इनवैलिड है, उसकी शादी औरतों में पॉलीगेमी। और दूसरा वो क्रिमिनल ऑफेंस भी है। ये भी मैं गोवा के अंदर क्या है? गोवा का अलग कानून है। गोवा सिविल कोड है, गोवा सिविल कोड है ऑलरेडी। नहीं सिविल कोड नहीं, वो पुर्तगीज लॉ है। वो पुर्तगीज लॉ है, वो गोवा है नहीं। वहाँ का सिविल कोड अपना नहीं है, वो पुर्तगीज लॉ है। अब आप ये कहेंगे कि आप उत्तराखंड में आपको अब जाके दूसरी शादी करो, उत्तराखंड में आपको जेल हो जाएगी। यहाँ रहोगे नहीं, कहोगे उत्तराखंड में नहीं। यूसीसी का फायदा क्या हुआ? तो इसीलिए कह रहा हूँ, अभी तो एक में कल लागू किया तो आप लोग से उछलने लगे। एक विधान एक संविधान कैसे हुआ? उछलने लगे अभी। एक विधान। आचार्य जी देखिए, आज जब मैं यूसीसी की बात कर रही हूँ तो बहुत से लोगों ने बोला कि समानता की तो बात हो रही है, और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वहां जब एक धर्म संसद में एक सनातन बोर्ड की मांग हो रही है, तो आज ये बात वहां भी उठी कि भाई आज एक बड़ा फैसला हुआ, यूसीसी आ गया। लेकिन यूसीसी समानता की बात करता है तो वहां कुंभ से आवाज उठ रही है कि समानता है तो हमें क्यों नहीं है वो अधिकार जो वक्फ बोर्ड को है, हमें क्यों नहीं है वो अधिकार? क्या आपको लगता है कि वो असमानता भी खत्म होनी चाहिए जैसे वहां कहा जा रहा है सनातन बोर्ड हमारी भी जमीनें हो, हमारा अपना अधिकार? देखिए, हर चीज में इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसको आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है। आज अगर डेमोक्रेसी के अंदर हमें राजतंत्र नहीं है कि राजाशाही चलेगी, मुझे बताइए हम सिविलाइज हो रहे हैं या अनसिविलाइज हो रहे हैं? खाना बदोशों की जिंदगी से निकलकर आज 21वीं सदी के अंदर हम जा रहे हैं, तो सिविलाइज होना चाहते हैं या मुझे समझ नहीं आती वो वही लॉ ला दें कि आंख निकाल दें, घात काट दें, गर्दन काट दें। अगर भैया पूरे वर्ल्ड में फांसी को बैन किया जा रहा है, धीरे हटाई जा रही, कल्चर हो रहे हैं हम, अनकल्चर नहीं, ऊंट पे चलने वाला जमाना नहीं है। काउंटर ऊंट पे जमाना और फर्जी इनकाउंटर जो चोर करे, फर्जी इनकाउंटर, जो फर्जी इनकाउंटर क्या है उनको गोली देनी पड़ेगी, वही कह रहे हैं। इनकाउंटर क्या है? नहीं अभी तो आप कह रहे थे कि फांसी, फर्जी इनकाउंटर और गैर कानूनी है। बिल्कुल 4 नाम बता दीजिए, बिल्कुल 4 नाम बताइए। बिल्कुल नहीं, 4 नाम बताइए, 4 शादी वाले यहाँ पर 4 नाम बता दीजिए, बता दीजिए। 4 नाम नहीं कर रहे हैं तो सवाल हो गया, दिक्कत क्या? अरे 4 नाम बताइए ना, दिक्कत क्या? पूरे देश में 4 नाम बता दीजिए। नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, देश में 4 नाम बताइए हमें। अरे मैं बता रहा हूँ 4 शादी क्यों, 4 नाम बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। अगर अच्छी नहीं यही है फिर एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है? सवाल ये है कि आप नहीं, आप जो है गलत कर रहे हो, आप एक कम्युनिटी को दबाने की कोशिश कर रहे हो। और मैं लोग ये एक्सेप्ट कर लो भाई, एक्सेप्ट भी नहीं करते, लॉ को तो एक्सेप्ट करते ही, पूरे संविधान को एक्सेप्ट करते हैं, हक के लोगों में जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैं एक चीज पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ सवाल ये पूछ रही हूँ कि जब वक्फ की बात होती है, मैं इसलिए बात ये कर रही हूँ क्योंकि यूसीसी एक समानता वाला कानून है। मुमताज जी, मैं बार बार ये कह रही हूँ, ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि जेपीसी में बार बार हंगामा हो रहा है, वहां पे कोई कंक्लूजन नहीं हो रहा है। यहाँ एक सनातन बोर्ड की मांग भी इसलिए की जा रही है क्योंकि वो कह रहे देश पे हमारी जमीनों पर कब्जा है, ये अधिकार असमानता शुरू से रही है। देखिए ऐसा है, मैंने कई
कई बार ये बात कही है, पहली बार डिबेट नहीं हो रही, ठीक है। कई बार मैंने कहा कि ये जो यूसीसी का मामला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये स्टेट का मामला नहीं है, ठीक है, ये नेशनल का मामला है, नेशनल है, कौमी है। एक बात और इसीलिए बहुत जरूरी है कि एक मिनट हम ये कह रहे हैं, एक मिनट रुक तो जाइए। अरे भाई आप बताइए, जो सुचारिता जी के सामने कमीशन ने क्या कहा, सुनो नहीं सेंट्रल कमीशन ने क्या कहा, सामने यहाँ कत्ल हो जाए। कई बार ये किया। और रिजवी साहब देखे, अगर कानून के हिसाब से चलेंगे तो कहेंगे भैया कि सुचारिता जी की गवाही तो आधी हो गई, अब हमारी गवाही पूरी है। वो कहेंगे नहीं आधी नहीं पूरी। एक मिनट, बड़ी स्थिति है, एक मिनट, कोई विचित्र नहीं है, कोई विचित्र नहीं है। मुझे बताइए क्या कह रहा हूँ, इस्लामी कानून ठीक है, मैं एक चीज बड़ा क्लियरली, सेंट्रल लॉ कमीशन सेंट्रल की रिपोर्ट क्या है, मैं बताइए आचार्य जी आप बताइए। अगर आपकी गवाही आधी मानी जाए, मानी जाए तो इनइक्वालिटी है कि नहीं है? कमीशन की रिपोर्ट मानी जाएगी। अब मैं सीधा मुमताज आचार्य एक मिनट होल्ड करिए। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जब इस तरह के विवाद खड़े होते हैं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इसलिए आया क्योंकि इसकी एक डिमांड उठी, इस कानून को लाने की बात हुई, और आज उत्तराखंड के बाद इसे दूसरे राज्यों में लागू करने की भी बात हो रही है। उस पर एक कंसेंसस जरूरी है, लेकिन वो कंसेंसस बनाने के लिए, वक्फ पर भी कंसेंसस बनाने के लिए बैठक हो रही है। वो बैठक आप देख रहे हैं तुहिन जी, बार बार उसमें हंगामा होता है, उसमें कोई ना कोई विवाद होता है, कभी मारपीट तक हो गई है, आज फिर वही हुआ है। ऐसे तो वक्त पर भी कोई कंक्लूजन पर आप नहीं पहुंच पाएंगे, तो कैसे इस कानून को लाएंगे? ये तो आप लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है। जैसे नोटबंदी करी थी वैसी लाइन। देखिए, वक्फ बोर्ड का काम जो है इस देश में लैंड माफिया का काम हो चुका था, तो मेरे ख्याल से अगर आप मुझे सिर्फ तुहिन जी और अजीज खान साहब को स्क्रीन से दीजिए। अगर जब तक आप वैचारिक तौर पर सहमत नहीं है कि वक्फ अमेंडमेंट लाना जरूरी है, जब तक आप वैचारिक तौर पर इस बात से सहमत नहीं है कि यूसीसी को लाना है, आगे बहस कैसे होगी? ये दोनों चीजें इस देश में अनिवार्य है। आप डिटेल्स, आप हो सकता है कि कुछ चीजों पर आपको ऑब्जेक्शन हो, वो चीजें जो है डिस्कस की जा सकती है, लेकिन मूल तौर पर अगर आप यूसीसी का समर्थन नहीं करते, मूल तौर पर जिस प्रकार से लैंड माफिया की भांति जो है पूरे देश में वक्त जो है जमीनें हड़प रही है, उसका विरोध नहीं करते हैं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले तो ईमानदारी से ये कहना होगा कि वक्फ बोर्ड जो है आज एक माफिया की भांति जो है जमीन हड़प रही है, और ये सत्य भी है। देखिए 1995 में जो वक्फ अमेंडमेंट आया था, उसमें एक विशेष क्लॉज था, क्लॉज नंबर 40, जिसने इतने इनको ताकत दे दिए थे कि जिस जमीन को भी जिस जमीन को भी कहे कि ये हमारी जमीन है, ओनर्स जो है वो आपके ऊपर होता, ओनर्स जो है हिंदू समाज के ऊपर होता, ये साबित करने का कि नहीं ये हमारी जमीन नहीं है। मैं आपको उदाहरण के असमानता जो है, असमानता की जो बात, एक इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ। हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए जल्दी से। एक इंपॉर्टेंट बात मैं एक उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मान लीजिए आपके घर में चोरी हुई, आप जाकर पुलिस में जो है एफआईआर दर्ज करते हैं, पुलिस आपको कहेगी कि क्या चोरी हुई, हम कहेंगे कि गहने चोरी हुए, जेवरात चोरी हुए, पुलिस कहेगी कि आप साबित करिए कि गहने जेवरात आपके घर में थे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है इसी प्रकार का एक उल्टा एक्ट है, जहां की पूरा दारोमदार उस व्यक्ति पर है जिसकी जमीन। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, उस व्यक्ति पर जब मैं कुंभ में गई, अजीज खान साहब, मैं महाकुंभ गई तो वहां पर न जाने कितने लोगों से मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से बात की, और इतने लोग थे वहां जो कह रहे थे कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए। अब मैं इसलिए, और मैंने पूछा आपको क्यों चाहिए, तो उस पर जवाब क्या था कि अगर हमारा कोई बोर्ड नहीं होगा तो हम कहां जाएंगे, वक्फ तो सब सारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। अब ये एक आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग है। अब मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये गलत है कि क्या एक मनमानी संपत्तियों पर एक तरह से कब्जा नहीं हो रहा है? अभी तो यूपी की खबर आ गई जिसमें सरकार ने कह दिया ये संपत्तियां हमारी है, इस पर भी वक्त कब्जा करके बैठा है। और सोचिए उल्टा। अजीज साहब, हाँ एक मिनट अजीज साहब, मुझे बोलने दे भाई, 10 लोग नहीं। देखिए सुचरिता जी, ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आपको भी पता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जैसे डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड को सरकार ने क्या किया, अक्वायर कर लिया, और अक्वायर करके क्या किया, अपने मित्रों को दे दिया। आप देखिए कि अयोध्या में सेना की जो जमीन थी 13,000 एकड़
आरक्षित जो थी भूमि वो अडानी जी, रामदेव और बाबा रामदेव और रविशंकर जी को के नाम कर दिया। मकसद सिर्फ यह है कि जिस तरह डिफेंस के लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड को सरकार ने ले करके अपने साथियों को दे दिया है, मित्रों को दे दिया है, यहां पर भी वक्त की जो लैंड है उस पर भी इसकी नीयत कहीं ना कहीं गलत है। वो चाहती इसको लेकर के लोगों को हैंड ओवर कर दिया जाए। एक बात, ठीक है, सनातन बोर्ड बना रहे, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। हाँ, कोई विरोध नहीं कर रहा अजीज साहब, विरोध कोई नहीं कर रहा है, लेकिन वो बनाने की मांग क्यों उठी है वो इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि एक समुदाय को लग रहा है उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। समय बिल्कुल नहीं है, 10 सेकंड आपको, फिर रुद्र जी को। 15 साल गुजरात के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रहे, वहां यूसीसी नहीं लेकर पाए। अब जानबूझ करके इसलिए ला रहे हैं क्योंकि उसके पीछे मंशा जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एक तुहिन जी की बात को मैं वक्फ बोर्ड वाले में आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि जो संपत्ति तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी, वो डिक्लेयर भी किया, और उसके बाद अगर आप उसका विवाद लेके कहां जाएंगे, उन्हीं के वक्त ट्रिब्यूनल में, जो कि उन्हीं के मेंबर होंगे और वही सुनवाई करेंगे। तो इसलिए 10 सेकंड। अच्छा, देखिए इस देश को हमें सिविलाइज करना है, अनसिविलाइज नहीं बनना। ऊंट पे चलाने वाले देश समय चला गया, हवा में उड़ने के समय आ गया। ये सीधे सीधे सरकार ये कह दे कि हम मुसलमानों के दुश्मन हैं और 80% सीधे ले, हम सारा काम मुसलमानों के खिलाफ करेंगे और हिंदुओं को एक करेंगे। मेरे पास समय इतना ही था, मेरे पास समय इतना ही था। महाभारत में मेरे पास समय इतना था, लोग तय करें उन्हें क्या चाहिए और किस चीज के खिलाफ वो खड़ा होना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जगह कहां इसको घर पे लगाओगे तो शादी